नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाती हूं दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। अमेरिकी रिपोर्ट का दावा, चीन ने बसाया अरुणाचल में एक पूरा गांव। एक रिपोर्ट के मुताबिक बड़े राज्यों में सबसे खराब शासन योगी के उत्तर प्रदेश में। बीजेपी सांसद ने किसानों को कहा, बेरोजगार, शराबी और किसानों ने फिर घेरा। नोटबंदी पर पीएम वायदे की निकली हवा, नगदी सर्वोच्च स्तर पर। और शराबबंदी को लेकर नीतीश घेरे, नकली शराब से बिहार में 24 मौतें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, और वो खबर जुड़ी हुई है अमेरिकी रक्षा विभाग की एक रिपोर्ट से जुड़ी हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, उस रिपोर्ट का एक चैप्टर है जो इंडो चाइना रिलेशंस पर और जो बॉर्डर स्टैंड ऑफ है, जो सीमा पर गतिरोध चल रहा है, उसको लेकर उस चैप्टर में ये साफ लिखा गया है कि पिछले साल 2020 में चाइना ने भारत की सीमा के अंदर घुसकर और वहां पर एक पूरा गांव बसा दिया। और इस गांव में 100 घर बताए जा रहे हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक। और उसमें बिल्कुल ये लिखा गया है कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बिल्ट 100 होम सिविलियन विलेज इनसाइड द डिस्प्यूटेड टेरिटरी। जी हाँ, ये विवादित क्षेत्र है जहां पर 100 घरों का ये गांव चीन ने बनाया है, वो भी भारत की सीमा के अंदर घुसकर। और ये बताया जा रहा है कि ये जो गांव है ये ऊपरी सुबनसिरी जिला है जो कि विवादित है। वहां पर इस गांव को चीन ने बसाया है, सड़कें बनाई हैं। और पिछले महीने ही जो ईस्टर्न कमांडर के प्रमुख हैं कमांडर मनोज पांडे, तो उन्होंने कहा था कि चीन ने दोहरे उपयोग वाला ये गांव बसाया है ताकि सैनिक भी इसे इस्तेमाल कर सकें। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर ये 100 घर चीन ने भारत की विवादित जो भूमि है उसके अंदर आके बना दिया है, तो फिर भारत की सरकार इस बात को क्यों कहती है कि कोई भी घुसपैठ नहीं हुई है, 1 इंच भी हमारी जमीन नहीं गई है। इसे एक नहीं बल्कि कई बार भारत सरकार ने इसको कहा है। और फरवरी के महीने में 2021 में आपको याद हो तो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन यानी कि सीएमसी ने उन पीएलए के वो जवान जो कि पिछले साल गलवान वैली में मारे गए थे, उनको अवार्ड भी दिया था जिस तरीके की उन्होंने शहादत की थी चीन के ये जो जवान थे। और सारा मामला, जो सारा विवाद है, ये कितने सालों से ये चल रहा है। पिछले साल हमने देखा था कि गलवान वैली में किस तरीके से भारत के जवान वहां पर शहीद हो गए थे, मारे गए थे। और उसके बाद कई राउंड्स ऑफ बातचीत मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल पर चली। लेकिन जो ये विवाद है भारत और चीन सीमा का, खासकर ईस्टर्न सेक्टर में, ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में, वो जो विवाद है वो ऐसा लग रहा है कि थमने को नहीं हो रहा है। और चीन बार बार जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, सीमा पर सड़कें बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा कर रहा है, तो उससे ऐसा लग रहा है कि घुसपैठ करने से चीन बाज नहीं आएगा। अब ऐसे में ये देखना होगा कि सरकार क्या कहती है, क्योंकि बार बार जो एलएसी का उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है। चीन कहती है कि भारत एलएसी का उल्लंघन कर रहा है, भारत कहता है कि चीन एलएसी का उल्लंघन कर रहा है, और पूरा मामला जाकर टिक जाता है कि एलएसी का जो इंटरप्रिटेशन है वो भारत के लिए अलग है, भारत के नक्शे पर अलग है, और चाइना के लिए एलएसी का इंटरप्रिटेशन और नक्शे पर जो उसकी प्रेजेंस है वो अलग है। लेकिन जिस तरीके से चाइना लगातार बंकर्स बना रहा है, तोपों की तैनाती कर रहा है और जो सैन्य ढांचे खड़ा कर रहा है, वो वाकई में भारत के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। आज एक गांव बसाया है, कहीं ऐसा ना हो कि अरुणाचल के में ही और सीमा के अंदर आकर ऐसे कई गांव बसा ले, तो भारत की सरकार ऐसे में क्या करेगी? क्या इसका जो काउंटर है, इसका जो निपटारा है वो क्या मिलिट्री एंगल से किया जाएगा, डिप्लोमेटिक एंगल से किया जाएगा? क्योंकि बार बार वही बात आती है कि जब लाइन ऑफ कंट्रोल की बात आती है तो वहां पर हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, लेकिन जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात आती है तो ऐसा लगता है कि भारत की जो नीति है चाइना के प्रति, उसमें कोई सफाई नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है। और किस तरीके से चाइना से निपटना चाहिए, ऐसा लग रहा है कि भारत की सरकार के पास इसका कोई रोड मैप नहीं है। और ऐसे में चीन कब तक
इस तरीके से घुसपैठ करता रहेगा, कितने और गांव बसाएगा, तो भारत की सरकार क्या कहेगी? कि भारत की सरकार यही कहती रहेगी कि नहीं, उन्होंने 1 इंच हमारी जमीन नहीं ली, हमारे भूमि पर उन्होंने बिल्कुल घुसपैठ नहीं की है। एनडीटीवी की अगर आपने देखा हो तो उन्होंने ऐसे गांव की सैटेलाइट इमेजेस कुछ महीने पहले भी दिखाई थी, लेकिन उस समय सरकार के लोगों ने उसको नकार दिया और कहा कि नहीं, ये गलत है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि चाइना से भारत की सरकार कैसे निपटेगी, और अगर कोई रोड मैप को लेकर क्लैरिटी नहीं है तो आगे भविष्य क्या है भारत की? ऐसा ना हो कि भारत की जो जमीन है, जो भूमि है, वो धीरे धीरे करके चाइना उसको हथिया ले, क्योंकि चाइना का जो विस्तारवाद का एजेंडा है वो भारत से भी अछूता नहीं है। कई कॉन्टिनेंट्स में जो चाइना का जो विस्तारवाद का एजेंडा है वो ऑलरेडी शुरू हो गया है। तो ऐसे में भारत कैसे निपटेगा? अभी फिलहाल भारत की सरकार बिल्कुल भी स्पष्ट तरीके से ये नहीं बता सकती है कि चीन वाकई में क्या भारत के अंदर घुसकर घुसपैठ कर रहा है या नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये जो अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट है ये इसको साफ करती है। तो अब ऐसे में भारत की क्या प्रतिक्रिया होगी, भारत चीन से कैसे निपटेगा, ये सारे बड़े सवाल हैं। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं नंबर 1 प्रदेश उत्तर प्रदेश की। जी हाँ, मैं नंबर 1 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये दावा योगी आदित्यनाथ एक नहीं कई बार कर चुके हैं। उनके नाम के बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हैं कि देखिए यूपी नंबर 1 है। और उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि 44 ऐसी योजनाएं हैं जिसमें कि यूपी बिल्कुल नंबर 1 पर है। और बड़े बड़े पोस्टर्स लगाकर और किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर प्रोपेगेंडा किया है, ये किसी से छूटा नहीं है। लेकिन अब बैंगलोर का एक थिंक टैंक है जिसका नाम है पब्लिक अफेयर्स सेंटर, वो हर साल एक अपनी रिपोर्ट को जारी करता है और उस रिपोर्ट में 3 आधार हैं, एक विकास, दूसरा इक्विटी और तीसरा स्थिरता यानी कि टिकाऊपन। ये 3 आधार हैं, ये 3 पैमाने हैं जिसके आधार पर यूपी शासन में यानी कि गवर्नेंस में सबसे निचले पायदान पर है। यानी कि उत्तर प्रदेश इज द वर्स्ट गवर्न्ड स्टेट। और अगर पायदान पर देखें तो यूपी 18वें नंबर पे है, यानी कि बिल्कुल अंतिम रैंक में है। केरला नंबर 1 है, तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, तेलंगाना तीसरे नंबर पर है, छत्तीसगढ़ चौथे नंबर पर है और गुजरात 5वें नंबर पर है। और अब आपको बता दें कि ये रिपोर्ट एक ऐसे समय में आई है जब उत्तर प्रदेश में चुनाव सिर पर है और योगी आदित्यनाथ एक नहीं कई बार दावा करते हैं कि देखिए यूपी तो नंबर 1 है। लेकिन यूपी किस आधार पर नंबर 1 है, योगी आदित्यनाथ ये बताएं। आखिर ये जो रिपोर्ट है एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ के शासन की एक तरीके से पोल खोलता है। अब आपको बता दें कि सितंबर में ही योगी आदित्यनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसी में ही उन्होंने ये बात कही थी कि देखिए 44 ऐसी योजनाएं हैं जिसमें कि यूपी बिल्कुल नंबर 1 है, जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है और ये सारी बातें उसमें कही गई थी। और अब आपको बता दें कि ये जो पब्लिक अफेयर्स सेंटर है ये हर साल अपनी रिपोर्ट लेकर आता है और पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स की ये रिपोर्ट हर साल निकालता है। 2016 में पहली बार ये रिपोर्ट निकाली गई थी जिसमें कि ये सारी बातें हर आधार पर सारे राज्यों की एक रिपोर्ट निकाली जाती है। अब इक्विटी स्कोर जो है उसमें क्या चीजें हैं, उसमें 5 पॉइंट हैं। एक, आवाज और जवाबदेही, सरकार की प्रभावशीलता, कानून का शासन और नियामक गुणवत्ता और भ्रष्टाचार, ये सारे पॉइंट्स उसमें मौजूद है। लेकिन सवाल ये उठता है कि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके के दावे करते हैं और ये जो रिपोर्ट्स आती हैं वो उनके दावे की बिल्कुल उलट है। योगी जी ने यह भी कहा था कि कोविड के समय में बहुत अच्छा काम हुआ था, लेकिन उत्तर प्रदेश में हमने क्या देखा कि गंगा में लाशें बह रही थी। तो आखिर योगी आदित्यनाथ के दावों का क्या स्रोत है? और ऐसी रिपोर्ट वाकई में एक बार ये साबित करती है कि योगी जो कहते हैं और उसकी असलियत में और वास्तविकता में क्या चीजें दिखती हैं उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। तो नंबर 1 उत्तर प्रदेश जो योगी आदित्यनाथ के हिसाब से है वो पब्लिक अफेयर्स सेंटर की जो ये रिपोर्ट है जो 3 पैमानों पर आधारित है खासकर, उसमें यूपी बिल्कुल फिसड्डी है और बिल्कुल आखिरी नंबर पर है। अब आप ही इस पर फीडबैक दीजिए और बताइए कि कितनी सही है ये रिपोर्ट और क्या क्या पैमाने हैं इसको लेकर, क्योंकि अगर बीजेपी की कोई प्रतिक्रिया आएगी तो वो यही आएगी कि देखिए ये जो रिपोर्ट है ये मोटिवेटेड है। अभी फिलहाल इस पर कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है, तो देखना यह होगा कि यूपी की तरफ से इसको लेकर क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं। लेकिन फिलहाल नंबर 1 उत्तर प्रदेश जो कथित रूप से योगी आदित्यनाथ कहते हैं वो इस समय
बिल्कुल नष्ट और चौपट राज्य है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। तीसरी खबर में बात करते हैं किसान आंदोलन की। आपको हम कई बार बता चुके हैं कि हरियाणा जो कि एक एग्रीकल्चरल स्टेट माना जाता है, तो वहां पर बीजेपी और जेजेपी के जो नेता हैं उनके लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ आज बीजेपी के जो राज्यसभा सांसद हैं रामचंद्र जांगड़ा, उनके साथ, क्योंकि किसानों ने उन्हें घेर लिया। अब रामचंद्र जांगड़ा ने कुछ दिन पहले क्या कहा था? उन्होंने ये कहा कि किसान आंदोलन में बैठे लोग वो दारूबाज हैं, निठल्ले हैं, निकम्मे हैं, ना वो घर के बस के हैं और ना ही वो गांव के बस के हैं। और उन्होंने कहा कि धरने पर बैठे ये लोग बैड एलिमेंट्स हैं। इस बात को रामचंद्र जांगड़ा ने कहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आज जांगड़ा जी एक धर्मशाला के उद्घाटन के लिए जब पहुंचे थे हिसार के नारनौंद इलाके में, तो किसानों ने उनको घेर लिया और बहुत ही मुशक्कत के बाद वो वहां से निकले। उसी तरह से दुष्यंत चौटाला अपने चुनाव के बाद पहली बार वो जीत गए थे, पार्टी ऑफिस उनको जाना था, लेकिन किसानों ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी और वो पार्टी ऑफिस नहीं पहुंच सके। यानी कि ऐसा लग रहा है कि किसान आंदोलन अब इन सारी सरकारों को मजा चखा के ही रहेगा। किसान ये बताएंगे कि राजनीति कैसे की जाती है, और अगर किसानों की बात इन राज्यों में नहीं मानी जाती तो फिर किसान राजनीति ही नहीं बल्कि नेताओं का जीना भी दूभर कर देंगे। हालांकि रामचंद्र जांगड़ा की गाड़ी पर हमला भी हुआ, उन्होंने कहा कि उनकी हत्या करने की कोशिश की गई थी, लेकिन सवाल ये उठता है कि किसानों को निकम्मा, निठल्ला, नाकारा, दारूबाज ये सब बोलना ये कहाँ की शालीनता है? और बीजेपी अगर वो ये कहती है कि किसानों से वो बातचीत करने के लिए तैयार है, तो जो सरकार बातचीत और डायलॉग के लिए तैयार है और आप जिससे बात करेंगे तो आप क्या उन लोगों को गाली बकेंगे? ये गाली नहीं तो और क्या है? तो ऐसे में किसानों ने राज्य सरकारों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। और खासकर अगर हम हरियाणा और पंजाब की बात करें तो हरियाणा में तो ज्यादातर देखा गया है कि कई बार ऐसा हो चुका है कि जेजेपी यानी कि जननायक जनता पार्टी, दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है, और बीजेपी के नेताओं की मुश्किलें वहां पर किसानों ने बढ़ा दी है। खाप पंचायतों ने भी कह दिया है कि बीजेपी और जेजेपी के नेता हमारे गांव में नहीं आ सकते। तो इसको लेकर किसान काफी पुरजोर तरीके से इन नेताओं का विरोध कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि ये जो राज्य सरकारें हैं, खासकर हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की मुसीबतें तो बढ़ गई हैं, लेकिन अगर इसी तरह से किसान आंदोलन चलता रहा तो अगली बार जब हरियाणा में चुनाव होगा तो ये बात शर्तिया 100% ये बात सच निकलेगी कि बीजेपी और जेजेपी की सरकार हरियाणा में वापस नहीं आ पाएगी, क्योंकि किसानों ने अपना मूड बना लिया है। अभी हाल में ही आपने देखा कि हरियाणा के एलनाबाद में जब उपचुनाव हुए थे तो वहां पर बीजेपी और जो जेजेपी का जो कैंडिडेट था गोविंद कांडा, वो हार गया था। तो ये हार उस बात का सबूत है कि हवा किसी और डायरेक्शन में बह रही है और किसानों ने राज्य सरकारों का जीना इस समय मुश्किल कर दिया है। तो आप ये अब सारी जो गेंद है वो सरकारों के पाले में है कि सरकारें इससे कैसे निपटती हैं, केंद्र सरकार इससे कैसे निपटती है, और अगर नहीं निपटती तो फिर बीजेपी को, जेजेपी को और जहां जहां राज्य सरकारें हैं वहां पर किसानों का आंदोलन उनके लिए महंगा पड़ सकता है। इस पर आपका क्या सोचना है? फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। आइए अब बात करते हैं नोटबंदी की। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का ऐलान हुआ था और उस नोटबंदी में मोदी जी ने क्या कहा था कि देश कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ेगा, यानी कि डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ेगा। और लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आरबीआई के ही अपने फिगर्स बता रहे हैं कि जो कैशलेस इकोनॉमी की बात थी वो बिल्कुल पटरी से उतर गई है, यानी कि बिल्कुल धड़ाम हो चुकी है। अब जो आंकड़े सामने आए हैं वो आपको बताते हैं कि जो 8 अक्टूबर 2021 का जो पखवाड़ा खत्म हुआ है उसमें ये पता चला है कि 28.3 लाख करोड़ का कैश भुगतान लोगों ने किया है। और 4 नवंबर 2016 को जो ये फिगर था कैश भुगतान का, ये केवल 17,09.97 लाख करोड़ था, यानी कि 57.48% की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि हर साल 8.5% की बढ़ोतरी है। और अगर कुल मिलाकर अगर आप फिगर देखें तो 2.21 लाख करोड़ की ये वृद्धि है, यानी कि सिस्टम में नगदी बढ़ रही है, कैश बढ़ रहा है। और ये नगदी ज्यादा कब से बढ़ी है? जब पिछले साल लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, लोग कैशलेस ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे थे और उनको पैसे की जरूरत थी, तो जो बगल के जो किराना स्टोर्स होते थे तो वहां से उनको कैश की जरूरत पड़ती थी, तो कैश जो ट्रांजैक्शन है वो तब से बढ़ने लगा।
लेकिन जो तमाम दावे थे बीजेपी के सरकार के, वो एक एक करके देखिए किस तरह से फेल हो रहे हैं। पहला दावा था कि हम आतंकवाद की रीढ़ तोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं हुआ, वो दावा भी गलत निकला। उसके बाद ये कहा गया कि हम काले धन को लेकर आएंगे, वो भी दावा फेल हो गया। और अब तीसरा दावा कैशलेस इकोनॉमी का है, वो भी एक तरीके से फेल हो गया है। तो आखिर डीमोनेटाइजेशन का क्या फर्क पड़ा? डीमोनेटाइजेशन से क्या फर्क पड़ा? आप सिर्फ प्रोपेगेंडा किया। डीमोनेटाइजेशन के समय कितने लोगों की जॉब्स भी चली गई थी, कितने लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन बीजेपी सरकार अपना प्रोपेगेंडा करती ही रही। और अब 8 नवंबर ज्यादा दूर नहीं है और एक बार फिर से लोग डीमोनेटाइजेशन को याद करेंगे। लेकिन ये तो सोचिए कि डीमोनेटाइजेशन के फायदे अंत में क्या हुए। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं बिहार की, जहां पर नकली शराब से कई लोगों की मौत वहां पर हो गई है। और ये बताया जा रहा है कि बेतिया और गोपालगंज में करीब 24 लोगों की नकली शराब पीने से मौत हुई है। बेतिया में 8 लोग, गोपालगंज में 16 लोगों की मौत हुई है। प्रशासन इस पर बिल्कुल चुप है और इस पूरे मामले पर जांच चल रही है। और बताया जा रहा है, जो गांव वाले हैं वो उनका ये कहना है कि लोगों ने नकली शराब पी थी। ये ज्यादातर दलित समुदाय के गरीब लोग हैं जिन्होंने नकली शराब पी और शराब पीने के बाद मौत हो गई। तो ये पहली बार ऐसा मामला सामने नहीं आया है, बल्कि कई ऐसे बिहार के जिले हैं जहां पे नकली शराब से मौतों का मामला सामने आया है। और इसको लेकर कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं कि बिहार में जो शराबबंदी का ऐलान नीतीश सरकार ने किया था, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि फेल हो गया है। रही बात शराब के धंधे में बसे लोगों की, तो ऐसा लग रहा है कि उनका एक बहुत क्लोज नेक्सस है। और शराब के धंधे में जो लोग ऑलरेडी हैं, उनको आखिर नीतीश कुमार की सरकार क्यों नहीं पकड़ पा रही है? और क्या शराब की तस्करी बिल्कुल एक संगठित धंधा बिहार में बन चुका है? और क्या उसमें नेता और अफसर शामिल हैं, क्योंकि इसीलिए लोगों की इसमें गिरफ्तारी नहीं हो रही? ये सारे बड़े सवाल हैं। इस बीच में जो नेता विपक्ष हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने भी कहा है कि बिहार में शराबबंदी केवल कागजों पर है और ब्लैक में मौज और लूट है। और यहां तक कि जो नीतीश सरकार के जो एक मंत्री हैं जनक राम गोपालगंज, वो वहां पे गए थे और उन्होंने पीड़ित परिवार से मिले। उन्होंने कहा कि सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन असली सवाल यही है कि आखिर अगर इतने लोगों की जहरीले शराब पीकर मौतें हो रही हैं, तो प्रशासन चुप क्यों है? प्रशासन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहा है? जो संगठित धंधे में बैठे लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? और सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार, जिन्होंने शराबबंदी का नारा देकर वो शासन में आए थे, आखिर वो उसमें कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? उनसे कहां कमी रह गई? शराबबंदी क्यों फेल हो गई? ये सारे बड़े सवाल लोगों के बीच में अभी मौजूद है। और लेकिन प्रशासन इसको लेकर पूरा चुप है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लग रहा है कि उसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं और वो सवाल के घेरे में है। तो अब जांच चल रही है, जांच की रिपोर्ट आएगी, उसमें पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इससे नीतीश कुमार और उनके सरकार की छवि को खासा नुकसान पहुंचा है। सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।